जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस का जब भी आपको नाम सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या आ गया है और कैसे इसका रिप्लाई करना है, कैसे इसको डील करना है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कितने तरह के नोटिस हैं, किस किस धाराओं में आपको नोटिस है वो मिल सकते हैं, आपको वो कैसे पढ़ना है, कैसे उसका रिप्लाई करना है, क्या उसका मतलब होता है, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से डिस्कस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको घबराने की बजाय उसका सामना करना है, उसको पढ़ना है कि वो क्या कहना चाहता है और उसका हमने रिप्लाई करना है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दोस्तों आपको किन किन धाराओं के तहत आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, उन नोटिस का क्या मतलब होता है, उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन धाराओं में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो ये 8 तरह के सेक्शंस होते हैं दोस्तों। 139(9), 142(1), 143(1), 143(2), 143(3), 144, 148 और 245। मोस्टली दोस्तों यही धाराएं होती हैं जिनमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने की संभावना रहती है। तो हम विस्तार से इनका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, अगर आपको नोटिस आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको नोटिस आया है, नोटिस का मतलब होता है दोस्तों सूचना। या तो उन्होंने आपको कोई सूचना दी है या आपसे कोई सूचना मांगी है। सम इंफॉर्मेशन नीडेड और गिवन। तो ऐसा नहीं है कि आपने टैक्स की चोरी की है और आप एक बहुत बड़े अपराधी हो। अगर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ गया है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है। उस जो नोटिस है उसको पढ़ना है, डाउनलोड करना है, लेना है, प्रिंट लेना है, उसको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये नोटिस आखिर क्या कहना चाहता है, कौन सी धाराओं में आया है। और वो देखने के बाद दोस्तों आपको उसके अंदर एक टाइम लिमिट दी जाती है आपको कि इस टाइम के अंदर, इतने दिनों के अंदर आपको इसका जो है रिप्लाई देना है, हमें जवाब देना है। अगर मांगा गया है तो उसको आपने कंप्लाई करना है दोस्तों। अगर आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल्स की, किसी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए तो वो भी आपको लेनी चाहिए ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत आपको ना आ जाए। तो सबसे पहला नोटिस दोस्तों, और सबसे कॉमनली जो नोटिस 139(9) का होता है, ये नोटिस दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से रिलेटेड है, क्योंकि इसे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी बोलते हैं। ये नोटिस तभी आएगा जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हो। अगर आप ITR नहीं भरेंगे तो ये नोटिस आपको नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नोटिस है वो बोलता है कि आपने जो रिटर्न भरी थी उसमें ओमिट समथिंग, कि आपने कुछ भूल गए हो, आप कुछ बताना कि आपकी ये इनकम थी, आपने दिखाई नहीं है। जैसे कि 26A से आपने मैच करके रिटर्न नहीं भरी, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AA से आपने देखा नहीं डेटा दोस्तों, तो आपको ये नोटिस आ सकता है। और उसमें कमिट सम मिस्टेक, कुछ कमियां रह गई है दोस्तों। जैसे ITR आपने 2 भरनी थी, 3 भर दी, या आपने बैलेंस शीट देनी थी, साथ में बैलेंस शीट नहीं दी। मतलब इस तरह की कोई भी आपने सूचना है या तो गलत दे दी, या सही नहीं दी, या ज़्यादा दे दी, या कम दे दी, तो उस कारण आपको 139(9) का नोटिस आता है। ये कौन भेजेगा दोस्तों आपको? या तो असेसिंग ऑफिसर या CPC। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंट्रल प्रोसेसिंग जो सेंटर है आपका वही भेजता है, CPC बेंगलुरु, क्योंकि अपनी रिटर्न पहले वहाँ जाती है प्रोसेसिंग के लिए। वो आपको 15 दिन का टाइम देंगे कि आप दोस्तों, आप भाई साहब इस अपनी जो इनकम टैक्स में जो आपने रिटर्न में जो आपने मिस्टेक की है उसको सुधार लीजिए। अदरवाइज आपकी जो रिटर्न है जवाब नहीं देंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगी। मतलब रिटर्न भरी ना भरी एक बराबर हो जाएगी। आपने एक रिटर्न भरी, 139(9) में आपको नोटिस आया, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, कुछ जवाब नहीं दिया, तो रिटर्न आपकी इनवैलिड हो जाएगी दोस्तों। रिटर्न भरी ना भरी 0 हो जाएगी। तो आपको जो कमी है उस नोटिस के अंदर, डिफेक्टिव रिटर्न है, तो क्या डिफेक्ट है उसमें वो भी आपको बताया जाएगा। और उसमें आपको सोल्यूशन भी बताया जाता है कि दोस्तों कि आपने बैलेंस शीट नहीं दिया तो कृपया आप अपनी बैलेंस शीट दे दीजिए, और ऐसे ऐसे करके। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने डिफेक्टिव रिटर्न की जो है रिप्लाई नहीं दिया है और आपकी रिटर्न जो है इनवैलिड हो गई है और उस साल का जो ITR भरने का टाइम अभी भी पेंडिंग पड़ा है, तो आप एक नई रिटर्न भर सकते हैं। पहले वाली रिटर्न बिल्कुल 0 हो जाएगी और आप एक नए सिरे से आप नई रिटर्न भी उसको भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 142(1) काफ़ी खतरनाक सेक्शन है। इंक्वायरी करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, AO, वो आपका असेसमेंट करने से पहले कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं। इफ़ ITR फाइल देन नॉन फाइलिंग। अगर आपने दोस्तों ITR रिटर्न नहीं भरी है, अगर आपने ITR रिटर्न नहीं भरी है तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए AO साहब को, एडिशनल जो आपका असेसिंग ऑफिसर है, उनको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, आपसे कुछ चाहिए, डेटा चाहिए, तो वो आपसे मांग लेंगे। इसके बाद में फाइल रिटर्न और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विद इन दी आस्क टाइम। अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो आपको बोलेंगे कि इस इतने टाइम के अंदर ना अपनी रिटर्न भरिए। अगर रिटर्न भरी है तो आपसे बोलेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमें अलग से चाहिए। जैसे ऑडिट के केस में
कोई बार जैसे दोस्तों असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता है कि हमें सेल चाहिए, परचेज चाहिए, आपके बिल बुक सारी लेकर के आइए, तब इस केस में ये 142(1) का नोटिस आपको जारी किया जाता है। इसके बाद में 143(1) का जो नोटिस, इसको नोटिस नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको इंटीमेशन बोलेंगे। ये भी नोटिस तभी आएगा जब आपने ITR भरी हो। अगर आपने ITR नहीं भरी है तो ये आपको इंटीमेशन नहीं आएगा कि आपकी ITR प्रोसीड हो गई है। मतलब आप अपनी रिटर्न भरते हैं तो आप देखते हैं कि दोस्तों 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने लग जाते हैं कि आपकी ITR ओके होती है, प्रोसीड होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नोटिस है, ये कभी कभी अच्छी न्यूज़ भी लेकर आता है। कई बार आपका टैक्स रिफंड बन रहा होता है दोस्तों, तो इसके अंदर आपका वो दे देते हैं कि यू हैव ए रिफंड और यू हैव नो टैक्स डिमांड, ऐसे करके नो टैक्स पेबल, ऐसे करके यहाँ पे लिखा आ जाएगा दोस्तों। तो ये सभी ही टैक्स पेयर को आता है। तो ये नोटिस नहीं है, एक तरह से नोटिस है, एक सूचना है दोस्तों, ना कि ये कोई आपने कोई टैक्स चोरी की है। आपका कोई रिफंड बन रहा है, आपसे कोई डिमांड है, या आपका कोई नील असेसमेंट हो गया है, तब भी ये नोटिस आता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा, आपको 2 तरह के कॉलम दिखाई देंगे। उसमें कंपैरिजन होगा डेटा का, जो आपने फाइल किया था और जो डिपार्टमेंट ने माना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों ये दोनों में बराबर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई सेक्शन डिपार्टमेंट आपको छूट नहीं देना चाहेगा, तो वो डिफरेंस वहाँ पे आ जाएगा। और आपके रिफंड के केस में दोस्तों डिफरेंस हमेशा आएगा कि आपने रिफंड मांगा है 1000 रुपये का, ये आपको 1000, 20, 30, 40, 50 रुपये देंगे, मतलब इंटरेस्ट फालतू में देंगे। तो इन दोनों कॉलमों को आपस में कंपेयर करना है। कुछ डिस्क्रिपेंसी आपको कमी लगी है, कुछ फर्क लगा है, तो आपको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद में 143(2), ये नोटिस भी काफ़ी खतरनाक है दोस्तों। ये स्क्रूटनी का असेसमेंट होता है। सेक्शन 143(3) का अगर आपको असेसमेंट करना है तो 143(2) के अंदर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा स्क्रूटनी करने के लिए। तो अगर ITR फाइल की है तभी ये आपको नोटिस आएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन व्हेन यूर ITR सेलेक्टेड फॉर डिटेल असेसमेंट। आपको पता होगा दोस्तों, करोड़ों लोग रिटर्न भरते हैं, लेकिन सभी की जांच है वो पॉसिबल नहीं हो पाती कि किसने क्या दिखाया है, क्या नहीं दिखाया है। और वो सेल्फ असेसमेंट के तौर पर ही, मतलब डिपार्टमेंट मान लेता है कि इस असेसी ने बिल्कुल सही डेटा बताया है। लेकिन कई बार इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपने अपनी इनकम कम दिखाई है, कुछ खर्चे ज़्यादा दिखाए हैं, इनकम छुपा ली है, या टैक्स पे कम किया है। तो आपके जो खर्चे वगैरह जो होंगे दोस्तों वो सही है, जेन्युइन है, और डिडक्शंस वगैरह ली है, उनको चेक करने के लिए आपको 143(3) का असेसमेंट करेंगे। उसके लिए 143(2) के अंदर आपको ये नोटिस भेज सकते हैं। इसके बाद में 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये असेसमेंट ऑफ स्क्रूटनी, जो स्क्रूटनी आपकी करी थी 143(2) के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी, उसके आधार पर जो आपका असेसमेंट इसमें कर देंगे। वही बात आती है दोस्तों कि आपने इनकम कम दिखाई है, खर्चे ज़्यादा दिखा दिए हैं, डिडक्शंस वगैरह ले ली है। अगर इसमें दोस्तों आपकी कोई कमी डिफरेंस निकलता है तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, और हो सकता है पेनल्टी भी देनी पड़े। तो 143(3) का जो स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, ये बहुत ही 0.1% या 1% लोगों की ही होती है, बाकी सभी लोगों का वैसे ही असेसमेंट हो जाता है। इसके बाद में सेक्शन 144 दोस्तों, ये BJA है, जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। कि AO जो होता है आपका, जो आपकी रिटर्न प्रोसीड कर रहा है, उसको ऐसा लगा तो उसने ऐसा कर दिया। ये क्या होता है, एक्स पार्टे होता है दोस्तों। एक्स पार्टे का मतलब यहाँ पे एक ही पार्टी होती है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने रिप्लाई नहीं दिया, फिर आपकी उन्होंने टैक्स वगैरह बना दिया, फिर आपको उसने 100 को नोटिस दिया कि आपके ऊपर ये टैक्स क्यों ना लगाया जाए, फिर आपने रिप्लाई नहीं दिया। मतलब आपने कोई टाइम से रिस्पांस नहीं दिया, या रिस्पांस दिया ही नहीं उस किसी नोटिस का, या आप ITR भरने में फेल हो गए, आपने रिटर्न नहीं भरी, आपकी रिटर्न भरने की जरूरत बनती थी। आपको सेक्शन 143(1), 143(2), 143(3) के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह मांगी गई थी वो आपने नहीं दी है। तो आपको क्या करेंगे दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होंगे वो अपने आप ही मान लेंगे कि आपकी इतनी इनकम थी, और आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कि आपको सुनवाई का मौका दिया जाता है, और ये आपके ऊपर ये टैक्स है इतना लगा दिया जाता है। तो सेक्शन 144(4) के अंदर आपका असेसमेंट तभी होगा जब आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो नहीं दी है। साथ में ही आपको लास्ट असेसमेंट का जो आपका टैक्स, ये जो भी डिमांड निकलेगी, उससे पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपकी भी सुनवाई कर ली जाए। इसके बाद में सेक्शन 148, ये भी काफ़ी खतरनाक और बहुत ही भयावना, डरावना मैं बोल सकता हूँ दोस्तों। ये आपका सेक्शन है, इनकम स्केपिंग असेसमेंट है। ये आपने इनकम की चोरी करी है दोस्तों, टैक्स चुराया है आपने, और ये टैक्स चुराने का मतलब है दोस्तों कि आपने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं, जैसे हमने काफ़ी सारे नोटिस में बताया था। इसका सबसे पहला तो दोस्तों केस है, आपने रिटर्न नहीं भरी है, आपके इतने सारे लेन देन हो गए हैं, आपने इतने ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये व्यक्ति कमाई कर रहा है और आपने रिटर्न नहीं भरी है।
और आपने कुछ कमाई है वो छुपा ली है, या आपने दिखाने की कोशिश नहीं की है, या उसको दिखाया नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है एसएफटी, जैसे आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा कराते हो, कोई एफडी कराते हो दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा, ऐसे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है कि ये ट्रांजैक्शन इस लिमिट से ज़्यादा करोगे, जैसे 10 लाख से ज़्यादा कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो 30 लाख से ज़्यादा, तो ये सारे ट्रांजैक्शन आपने किए हैं दोस्तों और आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है, या रिटर्न भरी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जस्टिफाई या सेटिस्फाई नहीं है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किए हैं और आपकी इनकम इतनी क्यों कम है। तो ये पहले दोस्तों 6 साल तक होता था, अब इन्होंने 4 ईयर तक कर दिया है, मतलब 4 साल पुराना आपका कोई ऐसा पाप आपने किया है, ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने टैक्स की चोरी करी है, तो दोस्तों वो आपको नोटिस भेज सकते हैं और उसका रिप्लाई मांग सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करो। जस्टिफाई नहीं होंगे दोस्तों तो आपको 148 के अंदर वो सारा का सारा टैक्स मांग लेंगे, पेनल्टी मांग लेंगे, इंटरेस्ट मांग लेंगे और काफ़ी हैवी अमाउंट बन जाती है। अब दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 20-21 जो है वो आपका चल रहा है, 21-22 चल रहा है, सॉरी 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट है वो 22-23 है, मतलब 23 के बाद में 4 साल 24, 25, 26, 27, तो 31/3/27 तक जो आपने करंट ईयर में कोई भी लेन देन किया है, ट्रांजैक्शन किया है, वो एक लिमिट से ज़्यादा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपने इसमें टैक्स की चोरी करी है, तो 31/3/2027 तक आपको वो नोटिस आ सकता है और आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। तो आपको बहुत ही लिमिट से ये ट्रांजैक्शंस करनी है एसएफटी वाली, जिससे कि इनकम टैक्स को सूचना पहुंच जाए। अब दोस्तों एआईएस आया है, जैसे आपको पता होगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके अंदर 50 ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके अंदर कि आप अगर लेन देन करते हो तो इनकम टैक्स को सूचना चली जाती है। वो लेन देन आप कर रहे हो, रिटर्न आप भर नहीं रहे हो, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 148 जो है वो लगा सकता है और आप पे भारी मात्रा की टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट जो है वो लग सकता है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक रह करके आपने लेन देन करने हैं और वो एआईएस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन शो होती है वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। इसके बाद में लास्ट सेक्शन है दोस्तों 245 का जो ये नोटिस एक तरह से ये भी इंटीमेशन ही होता है, आपको सूचना ही देता है। ये इंटीमेशन ऑर्डर है कि ऑफ सेटिंग दी पेंडिंग टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपका कोई पिछले साल का कोई टैक्स आपने भरना बकाया था, कई बार क्या होता है दोस्तों आप रिटर्न भर देते हो ड्यू डेट के बाद में, लेकिन उसकी लेट फीस आप नहीं भरते हो तो वो आईटीआर तो प्रोसीड हो जाती है लेकिन आपका डिमांड खड़ी रह जाती है क्योंकि आपने तो भरी नहीं थी टैक्स भरते समय, रिटर्न भरते समय। तो उस डिमांड को दोस्तों अगर आपने इस साल आपने टैक्स आईटीआर भरी और उसके अंदर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड बन रहा है, वापस आ रहा है, तो आपको रिफंड तभी देंगे तब आपका कोई पहले का बकाया नहीं है। अगर पहले का कोई बकाया टैक्स आपसे मांग रहे हैं हम, तो उसको पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में ही जो आपका बकाया रिफंड देंगे। जैसे कि कोई आपकी डिमांड थी 12-13 की, 5,000 रुपये आपसे कोई मांग रहे थे इनकम टैक्स वाले और आपने इस साल जो रिटर्न भरी उसमें आपका 10,000 रुपये का रिफंड था, तो 10,000 रुपये में से पहले वो 5,000 रुपये अपने एडजस्ट कर लेंगे पिछले मांग को और उसके बाद में ही 5,000 रुपये आपको है वो रिफंड देंगे। तो मतलब सेक्शन 245 के अंदर भी आपको इंटीमेशन ही मिलेगा कि आपका हमारा इतना ऐसे ऐसे करके हमने ये ट्रांजैक्शंस है वो कर लिए हैं, एडजस्टमेंट कर लिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किस किस तरह से नोटिस भेज सकता है, क्या क्या उनका मतलब होता है और कैसे आपको उसको पढ़ना है, रिप्लाई देना है, इन सभी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सदैव ही तत्पर रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को अपने चाहने वालों में भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।